पंचायतों में कैसे मुखिया बहाल होते हैं, कैसे जीतते हैं, किसी से छुपा नहीं। आपने इतना महत्वपूर्ण विषय शिक्षा उनके हाथ में सौंप दिया, कैसी कैसी उन्होंने बहाली की, कर रहे हैं। ये लॉलीपॉप नहीं, हवा मिठाई है। देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, जब आप उसको खाएंगे तो आपका पेट तो छोड़िए, गाल तक नहीं भरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षकों की बहाली चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिक्षक कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि आपको बताएं पिछले साल ही लगभग 70,000 से अधिक स्कूलों में तालाबंदी की गई थी शिक्षकों के द्वारा, क्योंकि उन्हें उनका वेतनमान जो उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। सरकार के द्वारा प्रयास भी किया गया और आश्वासन भी दिया गया, वादा भी किया गया, लेकिन इतने दिन हो गए, अभी तक वेतनमान को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। न ही जो ट्रांसफ़र है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो अंतर जिला ट्रांसफ़र है, उसको लेकर हो पाया, और बहुत सारे चीज़ जो है पेंडिंग पड़े हुए। हमारे साथ हैं टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम जी से हम बात करेंगे। सर, आप लोगों ने पिछले साल इतना हड़ताल किया, प्रदर्शन किया, सरकार झुकी भी, बातें भी की, वादा भी किया गया, टीम भी बनाया गया, अभी जो मांगे थी उसका क्या स्थिति है आपको का? देखिए सर, मांगों की स्थिति ये है कि सरकार अपने विम्स एंड फैंसीज मन मर्जी के हिसाब से काम कर रही है। सरकार की एक कमेटी बनी थी शिक्षा विभाग में कि प्रमोशन कैसे मिले, स्नातक ग्रेड में कैसे मिले, प्रधानाध्यापक ग्रेड में, प्रधान शिक्षक के ग्रेड में, उसके लिए कमेटी बनी थी। कमेटी ने क्या अनुशंसा की कि भाई परीक्षा होगी बीपीएससी के द्वारा। बहुत स्वागत योग्य है, ठीक है। हम लोग भी चाहते हैं कि जो उच्चतर योग्यता रखते हैं, जो ज़्यादा योग्य शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक बने। लेकिन उसमें जो क्राइटेरिया रखे गए, 8 वर्ष का अनुभव, तो हम सभी टीईटी शिक्षक 2014 से लेकर 15 तक के बीच में बहाल हुए अधिकांश। तो 8 वर्ष की अनुभव की बाध्यता में तो हम सभी छट जाएंगे। उसके बावजूद उसके बाद भी उसमें एक क्राइटेरिया है कि प्रशिक्षण की तिथि से 8 वर्ष। आप ये सोचिए कि जब अनुभव की बात है, तो जिस दिन हमने जॉब ज्वाइन किया, हम ट्रेंड थे या अनट्रेंड थे, शिक्षण तो हम कर ही रहे थे, तो हमें शिक्षा अनुभव तो है ही। तो फिर ये क्यों, मतलब एक अलग से टीईटी शिक्षकों को रोकने के लिए ये कंडीशन लगा दिया गया है। तो यहाँ पे भी न किसी शिक्षक संगठन, न किसी शिक्षक प्रतिनिधि से बात की गई, मन मर्जी से ये एक नियमावली बना दी गई कि प्रधान शिक्षक बनेंगे अब, और बीपीएससी से बहाली होगी। बहाली बीपीएससी ले, यूपीएससी ले, एसएससी ले, कोई भी ले, लेकिन उसमें सभी शिक्षकों को बैठने का मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, तभी तो सही मायनों में योग्यता का सम्मान होगा। और जो सरकार की मंशा है कि जो योग्य शिक्षक हैं वो प्रधान शिक्षक बने, वो भी उसमें सफल हो पाएंगे। सर, ये बताइए कितना आखिर प्रधान शिक्षक के लिए जो है वो कितना सीट है, और फिर रहा बात आप लोगों का जो वेतनमान बढ़ना था वो कितना बढ़ा, जो ट्रांसफ़र का है उसका क्या स्थिति है, एरियर ये सब का क्या स्थिति है अभी तक? जी देखिए, प्रधान शिक्षक के लिए अभी जो है वो 40,000 सीटों को एक क्लासिफाइड किया गया है, और जो प्रधानाध्यापक हाई स्कूल में है उसके लिए लगभग 5,000 सीट को क्लासिफाई किया गया है। अच्छा। तो उसमें है कि जो भी टीचर्स हैं वो वही एग्ज़ाम देंगे, और हाई स्कूल में तो जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं वो भी एग्ज़ाम देंगे। अच्छा। तो खैर स्वागत योग्य बात है, एग्ज़ाम लें। लेकिन जो हमारी अन्य मांग है, जैसे कि हड़ताल हमने किया था तो 15% वेतन वृद्धि का हमें आश्वासन मिला था, और बजाफ्ता नोटिफाई किया गया था कि 1 अप्रैल से मिलेगा। आज 1 अप्रैल को 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस पर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया गया है। विभागीय पदाधिकारी कहते हैं कि अरे वृद्धि छोड़िए, आपको वेतन मिल रहा है, यही बहुत है। अच्छा। तो इस तरह की नकारात्मक भाषा से शिक्षकों के मन में तो रोष उत्पन्न होता है कि आप काम कराइए हमसे, परीक्षा भी लीजिए, हम सबके लिए बहुत तैयार हैं, लेकिन जिस चीज़ का आपने कमिटमेंट किया, नोटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन निकाला, गजट छपवा दिया कि 1 अप्रैल से देंगे, उस पर कहते हैं कि आपको वेतन मिल रहा है, यही बहुत है। तो इससे बहुत आक्रोश है शिक्षकों में। और जो सबसे बड़ा एक जेन्युइन कंसर्न है खास करके महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, उनके ट्रांसफ़र का मुद्दा। पिछले साल 1 साल से अधिक समय हो गया कमेटी बनाए हुए, कमेटी ने आज तक सुझाव नहीं दिया है, रिपोर्ट नहीं पेश की है। 1 साल में आखिर क्या ये लोग कौन सी नियमावली बना रहे हैं, ट्रांसफ़र का रिपोर्ट नहीं दे पाए। लेकिन ये तो वेबसाइट एक दिया गया था, इस पर बहुत जल्दी शुरू होने वाला था, जुलाई से ही, क्या हुआ उसका? ये सारे हवाई घोषणा है, घोषणा कर देते हैं ये होगा, अब उसके बाद आप 1-2 साल इंतजार करते रहिए कि कब होगा। जुलाई की बात कही थी, आप तो देख रहे हैं अगस्त खत्म हो गया, नहीं हुआ है। अब कहेंगे पंचायत चुनाव आ गया है, तो फिर कहेंगे नए शैक्षणिक सत्र में होगा। इसी तरीके से सरकार 2 साल हो जाएंगे।
पिछले साल हड़ताल समाप्ति के जस्ट बाद यानी कि मई में ये कमिटमेंट हुआ था कि ऐच्छिक स्थानांतरण सुविधा दी जाएगी, विशेषकर महिलाओं दिव्यांगों को। तो 1.5 साल का समय बीत चुका है और अगले 6 महीने भी निश्चित बीत जाएंगे और सरकार बस आश्वासन पर आश्वासन देती रहेगी। पंचवर्षीय योजना में काम होता है। पिछले चुनाव के समय घोषणा हुआ, हो सकता है अगले चुनाव 2025 तक में शायद ये ट्रांसफर मिल जाए, और वो मिलेगा भी तो आधा अधूरा। उसमें जैसे जैसे क्राइटेरिया लगाए गए हैं कि विषयवार ठीक है, अच्छी बात है, जिस विषय के शिक्षक उसी विषय के स्थान पर जाएंगे, लेकिन अब उसमें आरक्षण कोटिवार, तो ये कहीं ट्रांसफर में आरक्षण कोटिवार ट्रांसफर नहीं हुआ किसी विभाग में। भारत में किसी विभाग में आरक्षण कोटिवार नहीं होता है ट्रांसफर। तो खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे शिक्षक जो कि आपके सब्जेक्ट को हो, आपके जिले के हो, आपके आरक्षण कोटि में आते हो। तो ये क्या लग रहा है कि सरकार देना चाहती है या सिर्फ ये लॉलीपॉप है? ये लॉलीपॉप नहीं, हवा मिठाई है। अच्छा। देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, जब आप उसको खाएंगे तो आपका पेट तो छोड़िए गाल तक नहीं भरेगा। तो यही है, दिखा रही है सरकार बहुत बड़ा कि हम बहुत बड़ा चीज़ दे रहे हैं, सबको ट्रांसफर दे रहे हैं, जिसको चाहिए ले लो ट्रांसफर। लेकिन नियम ऐसा है कि शायद 1% को भी ना मिले। आरक्षण कोटिवार, विषयवार, उसके बाद फिर नियोजन इकाई खोजिए, इतना खोजते खोजते हमको लगता है लिस्ट में किसी का मैच ही नहीं होगा। जबकि विषय बार होना चाहिए, इसकी हम लोग सराहना करते हैं और ये उचित भी है कि जिस विषय के शिक्षक हो उसी विषय के स्थान पर जाएं। लेकिन इसमें आरक्षण कोटि का क्या इसमें मामला है? तो बिहार में ही तो है, हम बिहार से बाहर तो नहीं जा रहे कि आरक्षण का कुछ संतुलन बिगड़ जाएगा। और ऐसा किसी विभाग में नहीं होता है, सभी विभाग में ट्रांसफर होते हैं, किसी विभाग में आरक्षण कोटि तो नहीं पूछी जाती है ट्रांसफर के समय में। तो ये सरकार वही हवा मिठाई ये ट्रांसफर का हवा मिठाई दिखा रही है सबको, सब लोग खुश हैं, लेकिन जब नियमों का अध्ययन करते हैं तो लगता है जा सब लोग अपना सर पटक लेते हैं। सर, ये छठा चरण का नियोजन चल रहा है, 30,000 के आसपास सीट खाली रह गया नियोजन के बाद, 2,000 फिर सीट बढ़ गया। अभी वो 2,000 सीट कैसा बढ़ा है उसके बारे में ज़रा बताते हैं, और क्यों नहीं सीट पूरा हो रहा है जबकि छात्र जो हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके नौकरी नहीं मिल रही है, सीट भी है। देखिए, इसके पीछे कारण कई सारे हैं। 2,000 जो सीट बढ़ने की बात कर रहे हैं वो तो हाई स्कूल में बढ़े हैं। कोर्ट का ऑर्डर है, जिस डेट से सीट की गणना करनी थी उस डेट से नहीं की गई थी, इसलिए वो सीट बढ़ा है। और रही बात जो प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजन चल रहा है, उसमें सीट खाली होने की वजह है कि सरकार सही ढंग से बहाली प्रक्रिया को संचालित नहीं कर रही है। मंत्री जी कहते हैं कि अभ्यर्थी ही नहीं है। अभ्यर्थी नहीं है तो सड़कों पे कौन है? डेली आप देख रहे हैं गांधी मैदान से डाक बंगला मार्च हो रहा है, कभी छात्र यहाँ पिटा रहे हैं, कभी वहाँ पिटा रहे हैं। कौन है ये? अनियोजित ही तो हैं। बार बार डिमांड करते हैं कि हमारी बहाली, लेकिन सिस्टम ही सही नहीं है। आप सोचिए, पूरे बिहार में 6,500 से अधिक पंचायत हैं, सब पंचायत में आपने दौड़ा दिया। सेंट्रलाइज आप बहाली करते, एक बार मेरिट लिस्ट तैयार करते, सबके चॉइस के हिसाब से अपना पंचायत या जिला प्रखंड जहाँ भेज देते, दौड़ाते हैं। जहाँ योग्य कैंडिडेट है, मान लीजिए मेरा 65% है, मैं किसी नियोजन इकाई में गया, उसी डेट में पूरे बिहार में काउंसलिंग हो रही है, तो मेरे नियोजन इकाई में काउंसलिंग हो गया 68% पे, लेकिन मैं 65% का नहीं हो सका मेरा। लेकिन कहीं दूसरे जगह पे 55% पे भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो ये किसकी खामी है? व्यवस्था गलत है। अभ्यर्थी हैं लेकिन व्यवस्था ही सही नहीं, नियोजन नहीं हो पा रहा है। मेरी उस दिन जो पूर्व जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है रंजीत कुमार सिंह, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सेंट्रलाइज व्यवस्था की जा रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि सेंट्रलाइज, वो तो अब हट गए फिलहाल, लेकिन क्या लगता है कि सेंट्रलाइज व्यवस्था होगा या इसकी शुरुआत हो गई है या फिर सरकार इसी तरह चलाएगी इसको? देखिए, शुरुआत तो हो गई है। प्रधान शिक्षकों की और प्रधानाध्यापकों की जो बहाली है वो सेंट्रलाइज सिस्टम से ही हो रही है। लेकिन सिर्फ आप वर्गीकृत करके उन्हीं शिक्षकों में विभेद पैदा करने के लिए आप सेंट्रलाइज नहीं कीजिए, आप पूरे शिक्षा व्यवस्था को सेंट्रलाइज कीजिए ना। जैसे पहले थी कि सारा कुछ शिक्षा विभाग के कंट्रोल में था, आपने पंचायतों को दे दिया कमांड। पंचायतों में कैसे मुखिया बहाल होते हैं, कैसे जीतते हैं, किसी से छुपा नहीं, क्या किस स्तर की राजनीति होती है, वहाँ क्या होता है, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है। उनको आपने इतना महत्वपूर्ण विषय शिक्षा उनके हाथ में सौंप दिया, कैसी कैसी उन्होंने बहाली की, कर रहे हैं। आप सुने होंगे प्रथम चरण में 400 नियोजन इकाई का काउंसलिंग रद्द हुआ। तो क्या 400 मुखिया पंचायत सचिव पर कार्रवाई हुई, FIR हुआ? नहीं हुआ। किसी शिक्षक का कोई सर्टिफिकेट गलती हो गया अभ्यर्थी का तो आप FIR कर देंगे। लेकिन जहाँ काउंसलिंग रद्द होती है, धांधली होती है, वहाँ के BDO, वहाँ के DO, वहाँ के BO, वहाँ के पंचायत सचिव, मुखिया, ये नियोजन इकाई में होते हैं, इन पर क्यों नहीं FIR होता है? दूसरे चरण में 600 नियोजन इकाई रद्द हुआ। डेली पत्र निकलता विभाग का कि दरभंगा में रद्द हो गया, तो जाले में रद्द हो गया, तो मधुबनी में रद्द हो गया। रद्द हो रहा है तो नियोजन इकाई पर FIR क्यों नहीं होता है? मतलब जो गलती करे उसको खुली छूट है। अब भुगते कौन? जो अभ्यर्थी है।
अच्छा, एक चीज़ सर और है कि डीएलएड का जो अभी एडमिशन चल रहा है, तो उसमें कितने छात्रों ने जो फ़ोन किया कि सेशन है 21 से लेकर 21 और 22 या जो भी सेशन हो, 21-23 का सेशन है, और जो 2021 में ही इंटरमीडिएट किया है उसको अमान्य घोषित किया जा रहा है जब वो फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। दूसरा एक प्रश्न और है इसी में, पिछले साल भी इसी साल हमने शुरुआत में उठाया था कि 100 रुपये फ़ी रखा गया है, फ़ी जमा करने जाएँ तो 180 से 160 रुपये लगता है, इस बार भी 138-140 के आसपास लग रहा है। इसका क्या खेल है सर? देखिए, इसका खेल यही है ना कि अब आप फॉर्म में बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ़ी, जीएसटी ये सब जोड़ते हैं। पहले क्या था 2 साल पहले कि कॉलेज जाइए 100 रुपये में फॉर्म लीजिए, उसको भर दीजिए। लेकिन ये जो अनावश्यक रूप से डिजिटलाइजेशन है, जहाँ ज़रूरी है आप कीजिए, जहाँ गैर ज़रूरी है कॉलेज में ऑनलाइन सिस्टम लाने की क्या जरूरत है। लोकल छात्र हैं, जाएंगे फॉर्म लेंगे, भरेंगे, सुविधाजनक तरीका था। सेंट्रलाइज डिजिटलाइज करने के चक्कर में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अननेसेसरी है, जहाँ ज़रूरी है आप कीजिए, जहाँ शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी हो रहा है वहाँ डिजिटलाइज कीजिए आप। तो क्या सर ये डीएलएड करंट बैच के इंटरमीडिएट पास लड़के नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, ये तो करना चाहिए, मौका बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन सरकार की क्या पॉलिसी है पता नहीं। एक्चुअली जो ओरिजिनली होना चाहिए था, अभी तो क्या है कि डिलेड चल रहा है। ये एडमिशन की प्रक्रिया जनवरी से शुरू होनी चाहिए थी और अप्रैल मई तक में ख़त्म होनी चाहिए थी, डिलेड चल रहा है। तो उसी वजह से उसमें अपियरिंग को मौका नहीं देना था। लेकिन चूंकि अब डिलेड है सेशन, तब तो वो अपियरिंग रहे नहीं, वो तो पास आउट है। आपने तो उनको मार्च में ही पास कर दिया और आप एडमिशन अभी अक्टूबर नवंबर में लेंगे। तो उनको मौका मिलना चाहिए था। अब सरकार पीठ थपथपाती है कि मार्च में मैंने बहुत जल्दी इंटरमीडिएट का रिजल्ट दे दिया, लेकिन फिर उस रिजल्ट का क्या फ़ायदा कि आप उस सेशन में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वही तो, आपने रिजल्ट दे दिया, अब रिजल्ट को लेकर के घर में बैठे रहिए। आज तक न कहीं कॉलेज में एडमिशन हुआ, डीएलएड में इनको मौका नहीं मिल रहा है। अब इस सेशन में मौका नहीं मिलेगा तो फिर बहाली अगर 22-23 में आती उससे वो वंचित रह जाएंगे। अब जो होनहार छात्र हैं, इंटरमीडिएट पास किए हैं, उनका भविष्य चौपट हो गया। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो विभाग में पदाधिकारी बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्योंकि देखिए मंत्री जी आज कोई हैं, कल कोई और हो जाएंगे, लेकिन जो विभाग में पॉलिसी मेकर्स हैं वो सारा खेल गड़बड़ करते हैं। ऐसे ऐसे पेचीदे नियम कायदे बनाते हैं जिसमें कहीं से भी मतलब ना तो शिक्षकों का भला है, ना अभ्यर्थियों का भला है, आज जो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का भला नहीं। ये बताइए ना, इंटर में जो अभी टॉपर्स होंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, उन्हें उनको मिला, मार्क्स बेसिस पे आप ले रहे हैं, लीजिए उनको भी, और मार्च में कंप्लीट कर ले। अपियरिंग में आप नहीं देते हैं, ठीक है, कई जगह होता है अपियरिंग को मौका नहीं मिलता है, लेकिन जो पास आउट 6 महीने पहले पास आउट हो गए उनको आप नहीं दे रहे हैं। और अच्छी बात है कि विभाग के कुछ पदाधिकारियों का तबादला हुआ है पिछले महीने, लेकिन तबादले के बावजूद जो व्यवस्थागत खामियां हैं उसको सुधारने में समय लगेगा। मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए और व्यवस्थागत खामियों को दुरुस्त करें, तभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी। तो ये थे अमित विक्रम जी, और इनके बातों से साफ लगता है कि सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था के साथ एक दोहरा नीति अपनाए हुए है। शिक्षकों को आश्वासन तो बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन यथार्थ में उन्हें मिलता कुछ नहीं है। और ऐसा ही हो रहा है, जो आने वाले शिक्षक हैं उनके साथ नियोजन केंद्र बनाए गए हैं जो कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े अड्डे हैं। छात्र परेशान होते हैं और जो योग्य होते हैं उन्हें नौकरी भी नहीं मिल पाता है। तो ज़रूरत है शिक्षा विभाग में पूरी तरह से आमूल-चूल परिवर्तन करने का, एक एक बिंदुओं पर ध्यान देने का, क्योंकि आपको बताएं कि जो बिहार की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो देश की सबसे पेचीदी और सबसे ज़्यादा उलझाने वाली प्रक्रिया है। खुद शिक्षा विभाग भी फंस जाता है अपने ही नियमों में, उपबंधों में, और जो छात्र हैं वो तो परेशान होते ही हैं। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और शिक्षकों को सबसे पहले संतुष्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक शिक्षक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वो अच्छे से पठन पाठन का कार्य नहीं करा सकते हैं और बिहार शिक्षा के क्षेत्र में आगे तब तक नहीं बढ़ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।